हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। आज मैं आपके सामने हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर, जिसका नाम है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। ये टॉपिक आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मोस्टली हर बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लीगल सिस्टम हमें आज देखने को मिलता है, जो कि इतना डेवलप्ड है, वो किस तरीके से डेवलप हुआ, क्या नीड्स थी उसको डेवलप करने की, कौन से ऐसे एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस थे जो लाए गए इसके डेवलपमेंट के लिए, ये हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया में। जो लीगल प्रैक्टिशनर्स थे उनके लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हिस्ट्री से लेके अब तक, जिससे वो गवर्न होते हैं, ये हमारे टॉपिक में बेसिकली आज हम पढ़ेंगे। लीगल प्रोफेशन इन इंडिया को हम 3 पीरियड्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला पीरियड बिफोर ब्रिटिश पीरियड, यानी ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो पीरियड था। दूसरा ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, यानी जब ब्रिटिश इंडिया आए उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुआ वो। तीसरा आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद ऐसी क्या नीड लगी कि हमें जो लीगल प्रोफेशन पहले था उसमें चेंजेस करने पड़े, और जिसकी वजह से जो आज हम लीगल प्रोफेशन देख रहे हैं वो हमारे सामने है। इन 3 पीरियड्स के अंदर भी हमने पॉइंट वाइज डिवाइड किया है कि कौन कौन सी चीज़ें थीं जिसकी वजह से लीगल प्रोफेशन में डेवलपमेंट हुआ। अब हम उनको 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले लीगल प्रोफेशन बिफोर ब्रिटिश पीरियड। इसके अंदर 2 हेड्स हैं, एंशिएंट पीरियड और मुगल पीरियड। तो अगर हम बात करें एंशिएंट पीरियड की, तो हमको नारद, कात्यायन और मनु की राइटिंग्स में लीगल प्रोफेशन का जिक्र देखने को मिलता है। जो किंग्स कोर्ट होती थी, जो राजा के दरबार होते थे, उसमें उनके लीगल एडवाइज़र्स हुआ करते थे जो बिना किसी रेन्यूमरेशन के लीगल एडवाइस दिया करते थे। बट हाँ, हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे लॉयर्स का जो फोरम था वो काफ़ी ऑर्गेनाइज नहीं था। अगर हम बात करें मुगल्स पीरियड की, तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि एक बॉडी ऑफ पर्सन्स जिनको वकील कहते थे उनका जिक्र है। वकील अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते थे काजीज़, मुफ्तीज़ और मौलवीज़ की कोर्ट में। मुस्लिम लॉ उन कोर्ट के डिसीजन का बेसिस होता था। वकील को हम अपने क्लाइंट का एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं कह सकते, रैदर वो अपने क्लाइंट के लिए एज अ एजेंट वर्क करते थे। वकील को कोई रेगुलर फीस नहीं पेड करी जाती थी, बल्कि जो सूट का वैल्यूएशन होता था उसके अकॉर्डिंग फिक्स परसेंटेज ऑफ अमाउंट उनको रेम्यूनरेशन के तौर पर दिया जाता था। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी लीगल प्रोफेशन बिफोर ब्रिटिश पीरियड के लिए। अब हम आते हैं लीगल प्रोफेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, यानी कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उसके बाद लीगल प्रोफेशन में क्या क्या चेंजेस हुए। तो सबसे पहले इस पीरियड के अंदर हम बात करेंगे लीगल प्रोफेशन अंडर मेयर्स कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। अगस्त 24, 1608 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई और उसने यहाँ पर अपना व्यापार चालू किया, उसके काफ़ी टाइम बाद जब ये नीड अराइज हुई कि हाँ, इंडिया में एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कोर्ट्स को लेकर, तब 1726 में अपने जो कोर्ट्स थे उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये चार्टर ऑफ 1726 पास किया, जिससे ईच प्रेसिडेंसी टाउन में एक मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश की गई। 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। इन कोर्ट्स में जो ज्यूरी थी वो थे मेयर, यानी कि एक मेयर एंड 9 एल्डरमैन। इन कोर्ट्स का बेसिस ऑफ डिसीजन था जस्टिस एंड इक्विटी। ये कोर्ट्स अपने पावर्स एंड अथॉरिटी ब्रिटिश क्राउन से एक्वायर करते थे, और जो प्रोसीजर इन कोर्ट्स में फॉलो किया जाता था वो जो इंग्लैंड का कॉमन लॉ था उस पर बेस था। जो पोजीशन थी लॉ कोर्ट्स की और लीगल प्रोफेशन की इस टाइम पे, वो हम कह सकते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री थी। इसके बाद फर्दर एक चार्टर पास हुआ, द चार्टर ऑफ 1753, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और द चार्टर ऑफ 1774 पास हुए, जो कि लैंडमार्क साबित हुए। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के इस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रोविजंस दिए गए, जिसमें कहा गया कि कैलकाटा के फोर्ट विलियम्स में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इस्टेब्लिश की जाएगी। फिर इन 1801 सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर मद्रास में इस्टेब्लिश करी गई, एंड इन 1823 सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बॉम्बे में इस्टेब्लिश करी गई, जिससे कि तीनों प्रेसिडेंसी टाउन्स में अब एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर थी।
इस तरीके से यूनिफॉर्मिटी इस्टेब्लिश हुई तीनों प्रेसिडेंसी टाउन्स में। इन कोर्ट्स का जो बेसिस ऑफ डिसीजन था वो था जस्टिस एंड राइट, और ये भी जो अपनी पावर थी वो क्राउन से डिराइव करते थे, और इनका जो प्रोसीजर था जो ये फॉलो करते थे वो इंग्लिश कॉमन लॉ एंड रूल्स ऑफ इंग्लिश इक्विटी पर बेस्ड था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इन कोर्ट्स को लेकर, इन कोर्ट्स में जो पर्सन एंटाइटल्ड थे प्लीड करने के लिए, यानी कि इन कोर्ट्स में जो मुकदमा लड़ सकते थे वो थे एडवोकेट्स, जिनका मतलब इंग्लिश और आयरिश बैरिस्टर्स, या फिर मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी ऑफ एडवोकेट्स इन स्कॉटलैंड। दूसरे अटॉर्नीज विच मेंट द ब्रिटिश अटॉर्नीज और सॉलिसिटर्स, यानी कि ब्रिटिश अटॉर्नीज या ब्रिटिश सॉलिसिटर्स, ये दो कैटेगरी के पर्सन्स ही थे जो इन कोर्ट्स में प्लीड कर सकते थे। अगर हम बात करें द चार्टर ऑफ 1774 की, तो ये एक जुडिशियल चार्टर था, और इसके क्लॉज 11 के तहत ये कहा गया कि नो अदर पर्सन व्हाटसोएवर। इसका मतलब कि जो अबव मेंशन्ड पर्सन्स हैं प्लीड करने के लिए, इसके अलावा और कोई भी पर्सन इन कोर्ट्स में प्लीड नहीं कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो इंडियन लीगल प्रैक्टिशनर्स थे वो इन कोर्ट्स में प्लीड नहीं कर सकते थे इनिशियल स्टेजेस में, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट में प्लीड करने के लिए एलिजिबल नहीं थे। अब हम आते हैं ब्रिटिश पीरियड के सेकेंड पॉइंट पे, यानी कि लीगल प्रोफेशन अंडर कंपनीज कोड। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर इन 1764, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने दीवानी राइट्स एक्वायर कर लिए थे पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए वो अब हम पढ़ेंगे। तो सिविल जस्टिस के लिए जो स्टेप्स लिए गए वो थे, एक मुफस्सिल दीवानी अदालत इस्टेब्लिश करी गई हर डिस्ट्रिक्ट में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, और एक सदर दीवानी अदालत कलकत्ता में इस्टेब्लिश करी गई जो कि सुपीरियर कोर्ट ऑफ अपील थी। यानी कि जो हर डिस्ट्रिक्ट में मुफस्सिल दीवानी अदालत थी, अगर उसके किसी डिसीजन पर हमें अपील करनी थी तो वो हम सदर दीवानी अदालत में करेंगे जो कि कलकत्ता में इस्टेब्लिश्ड है। और अगर हम बात करें क्रिमिनल जस्टिस की, तो उसके लिए फौजदारी अदालत इस्टेब्लिश करी गई ईच डिस्ट्रिक्ट में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, और एक सुपीरियर क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील, यानी अगर अपील करने के लिए कोई कोर्ट हो तो वो इस्टेब्लिश करी गई कलकत्ता में सदर निजामत अदालत। इन कोर्ट्स में जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो थी पर्शियन, और जो इन कोर्ट्स का बेसिस ऑफ डिसीजन था वो था मुस्लिम लॉ। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया लीगल प्रोफेशन के डेवलपमेंट में, जो कि था रेगुलेशन 7 ऑफ 1793, जिसके बाद लीगल प्रोफेशन ऑर्गेनाइज्ड हो गया। अब एडवोकेट्स के लिए क्वालिफिकेशन डिसाइड कर दी गई, और उसके बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता था जिसे सनद कहते थे। जो सदर अदालत थी वो एडवोकेट की एक लिस्ट मेंटेन करती थी, और अगर किसी एडवोकेट का मिसबिहेवियर प्रूव्ड हो जाता था तो उसे उस लिस्ट से रिमूव कर दिया जाता था। इस टाइम पर जो लॉ सूट की फ़ीस थी वो बहुत ही मॉडरेट थी, और वो डायरेक्टली वकील को नहीं कोर्ट को पे की जाती थी। इस टाइम पर हिंदू और मुस्लिम दोनों अलाउड थे कोर्ट में प्लीड करने के लिए। अब हम आते हैं ब्रिटिश पीरियड के एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, लीगल प्रोफेशन अंडर इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। इस एक्ट से क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर थी और जो सदर दीवानी अदालत थी उन्हें आपस में मर्ज कर दिया गया। इससे जो इम्पॉर्टेंट कोर्ट्स थी उनके बीच में यूनिफिकेशन इस्टेब्लिश किया गया, और इनकी प्लेस पर 3 सेपरेट हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश करी गई 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में, यानी तीनों प्रेसिडेंसी टाउन्स में एक एक हाई कोर्ट इस्टेब्लिश करी गई। इन हाई कोर्ट्स का जो बेसिस ऑफ डिसीजन था वो था प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। अब हम आते हैं ब्रिटिश पीरियड के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट पर, जो कि है लीगल प्रोफेशन अंडर लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879। इस एक्ट ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया लीगल प्रोफेशन के कंसोलिडेशन में। अब हम इस एक्ट के सेक्शंस को वन बाय वन रीड करते हैं। तो सेक्शन 4 कहता है वकील्स और एडवोकेट्स सारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। वकील्स जो कि बैरिस्टर्स ऑफ लॉ हैं, और प्लीडर्स एंड मुख्तर्स जो कि इंडियन लॉयर्स हैं। सेक्शन 5 कहता है कि अटॉर्नीज एंटाइटल्ड हैं सारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने के लिए। सेक्शन 6 बात करता है प्लीडर्स और मुख्तर्स के सस्पेंशन और डिसमिसल के बारे में। सेक्शन 7
एडमिशन के बारे में बात करता है कि किसी भी पर्सन का एडमिशन एज अ प्लीडर और मुक्तर कैसे होता है, और उस एडमिशन के बाद उस प्लीडर या मुक्तर को सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। सेक्शन 8 बात करता है कि आफ्टर एनरोलमेंट जो प्लीडर्स हैं वो किसी भी कोर्ट में या रेवेन्यू ऑफिस में जो कि कंसर्न हाई कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंदर है उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेक्शन 9 कहता है कि कोई भी मुक्तर जिसके पास सर्टिफिकेट है वो किसी भी सिविल या क्रिमिनल कोर्ट में एनरोल होने के लिए अप्लाई कर सकता है। सेक्शन 11 कहता है कि हाई कोर्ट्स रूल बना सकती है किसके रिगार्डिंग? फंक्शन, पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ मुक्तर्स। सेक्शन 12 किसी भी प्लीडर या मुक्तर को डिसमिस करना या सस्पेंड करना अगर वो किसी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड है तो। सेक्शन 13 कहता है कि अगर इंक्वायरी के बाद किसी मुक्तर या प्लीडर के ऊपर अनप्रोफेशनल कंडक्ट का चार्ज प्रूव हो जाता है तो उसे डिसमिस या सस्पेंड किया जा सकता है। सेक्शन 14 कहता है प्रोसीजर क्या है उस चार्ज ऑफ अनप्रोफेशनल कंडक्ट के लिए। सेक्शन 15 हमें बताता है एक्विटल ऑफ प्लीडर एंड मुक्तर। सेक्शन 16 कहता है कि उन रूल्स के इन्फ्रिंजमेंट के लिए फाइन्स इम्पोज किए जाएंगे जो कि 500 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो सकते। सेक्शन 17 एम्पावर करता है चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी को रूल्स बनाने के लिए किस रिगार्ड में? क्वालिफिकेशंस, सस्पेंशंस और डिसमिसल रेवेन्यू एजेंट्स के, एंड डिक्लेयरिंग देयर फंक्शंस, पावर्स एंड ड्यूटीज़। अब स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश पीरियड के एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, इंडियन बार कमेटी 1923। तो इन सारे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के बाद एक नीड अराइज हुई कि जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उनके लिए ऑल इंडिया बेसिस पर एक बार काउंसिल ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और इसके लिए इस कमेटी को ऑथराइज़ किया गया इस इशू को कंसिडर करने के लिए। बट जो कमेटी थी वो बार काउंसिल ऑल इंडिया बेसिस पर ऑर्गेनाइज करने के फेवर में नहीं थी। रादर इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि ईच हाई कोर्ट के लिए एक सेपरेट बार काउंसिल होनी चाहिए, यानी कि हर एक हाई कोर्ट के लिए एक बार काउंसिल होनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं इंडियन बार काउंसिल्स एक्ट 1926। इस कमेटी के जो भी रिकमेंडेशंस थे वो इस एक्ट के थ्रू पूरे किए गए। ये एक्ट इनैक्ट किया गया यूनिफिकेशन और ऑटोनॉमी ऑफ द बार के लिए। इस एक्ट के थ्रू जो 2 लीगल प्रैक्टिशनर्स के ग्रेड थे उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया, जो कि थे वकील और प्लीडर्स, और उनको आपस में मर्ज करके एक नया ग्रेड लाया गया जिसे हम एडवोकेट्स कहते हैं। इस एक्ट के थ्रू पावर्स प्रोवाइड करी गई, या हम कह सकते हैं इस एक्ट के प्रोविजंस के थ्रू हर हाई कोर्ट के लिए एक बार काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की गई, यानी कि ईच हाई कोर्ट के लिए एक सेपरेट बार काउंसिल इस्टेब्लिश करी गई। तो ये तो सारे डेवलपमेंट हो गए ब्रिटिश पीरियड के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। अब हम बात करते हैं लीगल प्रोफेशन का डेवलपमेंट जो कि इंडिपेंडेंस के बाद हुआ। सो लीगल प्रोफेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑल इंडिया बार कमेटी 1951। ये कमेटी ऑर्गेनाइज करी गई जस्टिस SR दास के चेयरमैनशिप के अंडर, और इस कमेटी ने लॉ कमीशन के साथ मिलकर अपने रिकमेंडेशंस दिए 1953 में। तो 5 मेन रिकमेंडेशंस थे इस कमेटी के। अब उन्हें हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहला, एक ऑल इंडिया बार काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट और मेंटेनिंग ऑफ द कॉमन रोल ऑफ एडवोकेट्स, जिसके अंडर एडवोकेट्स कैन प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, इससे पहले जितने भी लीगल प्रैक्टिशनर्स के क्लास थे, जैसे कि हमने पढ़ा प्लीडर्स, मुक्तर्स या बाकी जो भी थे, उन सबको एलिमिनेट करके अब एक सिंगल क्लास ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर्स बना दिया गया जिसे हम एडवोकेट कहते हैं। तीसरा, एडवोकेट्स के एडमिशन के लिए एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन डिसाइड कर दी गई, एक यूनिफॉर्म क्वालिफिकेशन बेसिस बन गई पर्सन्स के एडमिशन के लिए एज एन एडवोकेट। चौथा, जो एडवोकेट्स थे उनको 2 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया, सीनियर एडवोकेट्स एंड अदर एडवोकेट्स। पांचवा, क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस बार काउंसिल, एक पूरे इंडिया के लिए और बाकी हर स्टेट के लिए एक बार काउंसिल, यानी कि एक बार काउंसिल ऑल इंडिया बेसिस पर, जैसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और बाकी के बार काउंसिल्स हर स्टेट के लिए एक बार काउंसिल।
तो इन्हीं सब रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखकर एक एक्ट इनैक्ट किया गया जिसका नाम है द एडवोकेट्स एक्ट 1961, जो कि उस टाइम से लेकर प्रेजेंट तक हम पढ़ रहे हैं। इस एक्ट के थ्रू क्या क्या चेंजेस हुए? इनैक्टेड टू अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू लीगल प्रैक्टिशनर्स इन द कंट्री। ये एक्ट इनैक्ट किया गया लीगल प्रैक्टिशनर्स के जो लॉज थे उनको अमेंड करने के लिए और उनमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। अगर हम पिथ और सब्सटेंस में बात करें तो ये एक्ट जो है बात करता है एडवोकेट्स के क्वालिफिकेशंस, उनके एनरोलमेंट, उनके राइट टू प्रैक्टिस और डिसिप्लिन को लेकर। आगे आने वाली वीडियोस में हम इस एक्ट को लेकर डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी जो लीगल प्रोफेशन का डेवलपमेंट था उसके लिए इतने पॉइंट्स इनफ हैं और सफिशिएंट। आई होप आप सबको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने जो ये नोट्स बनाए हैं ये पॉइंट वाइज हैं। अगर आप इसको इस वे में पढ़ेंगे तो आपको ये जल्दी मेमोराइज होंगे और आप आसानी से इन्हें याद कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट